नमस्कार दोस्तों, इंडिया की डेयरी इंडस्ट्रीज में कुछ तो ऐसा यूनिक है जो कि दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड जैसे ही इंडिया में कदम रखते हैं फ्लॉप हो जाते हैं। एक्चुअल में इंडिया के अंदर जो डेयरी इंडस्ट्रीज है वो छोटे छोटे प्लेयर से मिलकर बनी है, इसलिए पूरी दुनिया में केवल इंडिया सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। पूरी दुनिया का 24% दूध इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। अगर इसको यूएस, यूके और चाइना को मिलाकर भी देखें तो इंडिया अकेला इन सब पर दूध प्रोड्यूस करने में भारी पड़ता है। लेकिन एक बात और, अगर आप मिल्क कंजप्शन के हिसाब से देखें तब भी इंडिया नंबर 1 पर ही आता है। ऐसे में एक जेन्युइन सा सवाल बनता है कि इंडिया में अगर इतना मिल्क प्रोड्यूस होता है तो दुनिया की टॉप कंपनीज इंडिया की डेयरी इंडस्ट्रीज में क्यों नहीं है। एक समय फ्रांस की जो बहुत बड़ी कंपनी डेनवोन थी, जब इंडिया में आई तब सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर पूरे बिजनेस को ताला लगाकर वापस चली गई। तो आज के इस डेयरी इंडस्ट्रीज के वीडियो में आप जानेंगे कि ऐसा क्या खास है इंडिया के डेयरी मार्केट में जिसमें फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनीज फ्लॉप हो जाती है। खास आप लोगों के लिए ये वीडियो देखने लायक तो है ही है, इसके साथ इंफॉर्मेटिव भी है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ख़ास बात है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंडिया में डेयरी इंडस्ट्रीज की शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद डेयरी इंडस्ट्रीज की इंडिया में ग्रोथ कैसे हुई। अतीत के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 8000 साल पहले इंडिया में डेयरी की शुरुआत हुई थी। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आई तो उसमें भी डेयरी का ट्रेंड कंटिन्यू ही रहा था। वैदिक पीरियड में देखें तो दूध और बाकी के डेयरी प्रोडक्ट इंडिया के लोगों की एक डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके थे। लेकिन समय के साथ साथ इंडिया में जो डेयरी का प्रोडक्शन था वो उतना नहीं बन पा रहा था। अब देखो, इंडिया में डेयरी का पोटेंशियल तो हमेशा से ही था, बस जरूरत थी तो एक प्रॉपर विजन की जो इस सेक्टर को ग्रो करने में मदद कर पाए। 1965 में इस सेक्टर को ग्रो करवाने के लिए एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना दिया गया और उसमें 1970 में दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी ऑपरेशन फूड लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के 3 फेज थे। पहले फेज में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई जैसी जगहों पर डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। जब फेज सेकंड आया तो उसमें 147 अर्बन एरियाज को भी इंक्लूड कर दिया गया और जब तीसरे फेज में पहुंचे तो इंडिया के लगभग 15,000 विलेजेस और 200 से ज्यादा मीडियम साइज वाले अर्बन सेंटर्स में दूध को कैसे प्रोड्यूस करना है, उसको कैसे प्रोसेस करना है और उनका कैसे मार्केट करना है, इन सब पर काम करके बड़ा नेटवर्क बना दिया था। और इस मिशन का इम्पैक्ट देखकर इसे व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला जाने लगा। इस मैसिव मिशन का फायदा ये हुआ कि जो एक समय इंडिया दूध की कमी से जूझ रहा था वो आज दुनिया भर में दूध सप्लाई करने लगा। समय थोड़ा और आगे बढ़ता गया और 1998 में इंडिया यूएसए को छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका था। अब तक तो 1991 वाले लिबरलाइजेशन भी रिफॉर्म हो चुके थे, तो आइडियली देखा जाए तो इस समय तो फॉरेन कंपनीज की तो लाइन लगी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक अगर आज भी आप देखोगे तो फॉरेन के बड़े बड़े डेयरी ब्रांड वो इंडिया आने से पहले 2 बार सोचते हैं और इसके पीछे देखा जाए तो खूब सारे रीजन है। आइए आज इन रीजन्स को भी समझते हैं। पहला रीजन तो ये है कि इंडिया में दूध को कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कंपैरिजन के लिए आपको फ्रांस का मार्केट दिखाता हूँ। फ्रांस में करीब 60,000 के आसपास डेयरी फार्म मौजूद है और एवरेज में हर एक फार्म पर 60 डेयरी काउज प्रेजेंट रहती है। इधर अमेरिका को देखें तो ये भी बड़ी डेयरी प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 36,000 के आसपास फार्म है और ऑन एंड एवरेज 300 से ज्यादा डेयरी काउज आपको मिलेगी। अब इंडिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा डेयरी फार्म है लगभग 8 करोड़ तक का। अब इंडिया में दिक्कत ये है कि इजीली दूध कलेक्ट करने के लिए बड़े बड़े फार्म्स नहीं चलते, क्योंकि इतने बड़े देश में छोटे छोटे दूध प्रोड्यूसर बहुत बैठे हैं, जहां से एक साथ इतना ज्यादा दूध कलेक्ट करना आसान नहीं है। थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि जितना दूध प्रोड्यूस होता है उसके सेलिंग में भी इंटरेस्टिंग नंबर निकल कर आते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जिस एरियाज में दूध प्रोड्यूस होता है वहाँ 50% तो दूध उनकी फैमिली ही कंज्यूम कर लेती है या फिर आसपास के एरियाज वाले उनसे खरीद लेते हैं। बाकी बचे हुए 40% तक का दूध कोऑपरेटिव वाले खरीद ले जाते हैं। इस हिसाब से देखें तो प्राइवेट मार्केट के लिए तो ओनली फॉर 10% दूध ही बचता है और इतने से दूध के लिए कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया के डेयरी मार्केट में आती है तो उन्हें वापस भागना ही पड़ता है, क्योंकि पहली बात तो दूध की अवेलेबिलिटी ही इतनी कम है और जो 10% है उसको भी खरीदने के लिए इंडिया में अलग अलग कोने में जाना पड़ेगा और अगर इसे भी कलेक्ट करने निकलें तो खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो प्रॉफिट बनाना उनके लिए काफ़ी दिक्कत वाला काम हो जाएगा। यहाँ बीच में आपने एक वर्ड सुना होगा, मिल्क कोऑपरेटिव। ये मिल्क कोऑपरेटिव ही इंडिया की डेयरी इंडस्ट्रीज को सबसे यूनिक बनाता है और इस नाम से फॉरेन की कंपनीज इंडिया में आने से डर जाती है। ये कोऑपरेटिव्स इंडिया में सेटअप ही इसलिए किए गए ताकि हर एक स्टेट या रीजन में दूध का प्रोडक्शन एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो सके। ये कोऑपरेटिव्स बेसिकली एक ऐसा डेयरी बिजनेस है जिन्हें पर्टिकुलरली एक एरियाज के फार्मर मिलकर चलाते हैं। आज आप जिस भी ब्रांड का दूध पीते हैं
वो ज़्यादातर या तो आपके स्टेट का ही ब्रांड है या फिर इंडिया के किसी और स्टेट का ब्रांड होगा, लेकिन ब्रांड होगा इंडिया का ही। अमूल दूध सुना होगा आपने, जिसका मतलब है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये गुजरात का कोऑपरेटिव है, हरियाणा में वीटा डेयरी, यूपी में पराग, एक और ब्रांड मदर डेयरी जो कि दिल्ली का कोऑपरेटिव है। ये मिल्क ब्रांड का चार्ट देखो, आपको इस चार्ट में हर एक स्टेट का कोऑपरेटिव का पता चल जाएगा। अप्रैल 2023 में आपने कर्नाटक में नंदिनी वर्सेस अमूल की कंट्रोवर्सी सुनी होगी। दोनों के बीच की कंट्रोवर्सी अपने अपने कोऑपरेटिव को लेकर थी। ये जो कोऑपरेटिव ब्रांड है, इनके लोगों में आपको एक कॉमन सा ड्रॉप का सिंबल दिखता होगा। ऐसा दिखना कोई एक कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी थी ताकि सबकी एक ब्रांड आइडेंटिटी एक जैसी दिखे। इन कोऑपरेटिव्स को बेसिकली इसलिए शुरू किया गया ताकि प्राइवेट मिल्क प्लांट वालों को एक्सप्लोरेशन से बचाया जा सके। इस कोऑपरेटिव वाले प्लान की शुरुआत अमूल से हुई थी, इसलिए आज अगर आप देखोगे तो सबसे पॉपुलर ब्रांड में आपको अमूल और मदर डेयरी ब्रांड का नाम सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन कोऑपरेटिव में भी अलग अलग स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में विलेज लेवल पर दूध कलेक्ट करने का काम होता है, दूसरे स्टेज में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोसेसिंग का काम होता है और तीसरे स्टेज में पूरे स्टेट लेवल पर मार्केटिंग वगैरह देखी जाती है। और इसी स्ट्रक्चर के साथ ग्रास रूट लेवल से प्रोडक्शन से लेकर दूध को बेचने और मार्केटिंग तक का सारा प्रोसेस एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। क्योंकि कोऑपरेटिव जो होते हैं वो फार्मर के सपोर्ट से चलते हैं, इसलिए इन्हें बड़े टाइटली तरीके से ऑपरेट किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इनके बीच कोई फॉरेन कंपनी आ जाए तो इनका तो इंडिया के मार्केट में टिक पाना लगभग इम्पॉसिबल है। एक और चीज़ होती है कल्चरल बैरियर, यानी कि कोई बाहर की कोई कंपनी अगर इंडिया में आती है तो यहाँ पर जो कल्चरल सेंसिटिव फॉलो किए जाते हैं उनको तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अमूल या सरस या मदर डेयरी ये सारे नाम यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा फेमिलियर है, उनके ऊपर एक ट्रस्ट किया जा सकता है, लोगों को इनके ऊपर भरोसा होता है। और बड़ी बात तो ये है कि इंडिया में दूध का बिजनेस सबसे ज़्यादा ट्रस्ट पे चलता है। आपने गांव में देखा होगा कि ज़्यादातर लोग दूध केवल जान पहचान के लोगों से ही खरीदते हैं, क्योंकि यह ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। लोग दूध के अलावा दूध के अदर प्रोडक्ट को केवल तभी खरीदते हैं जब उनको पूरा ट्रस्ट हो जाए, और वो लोग जब ट्रस्ट वाले ब्रांड के पीछे पड़ जाते हैं तो क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इंडिया में जो दूध का मार्केट है वो डेयरी प्रोडक्ट जिस तरीके से बिकते हैं बाहर की दुनिया से काफ़ी अलग है। क्योंकि आपको पता होगा कि यूएस में योगर्ट, बटर एंड चीज़ बहुत बिकता है और इंडिया वाले लोग घी, दूध और दही ही खाने वाले हैं। जब डिवॉन कंपनी इंडिया आई थी तो उन्होंने यहाँ आकर फ्लेवर्ड योगर्ट बेचना शुरू किया, क्योंकि जो लिक्विड मिल्क होता है उसमें मार्जिन सबसे कम होता है। तो डिवॉन को लगा कि हाई प्रोडक्ट बेचेंगे तो प्रॉफिट अच्छा होगा, लेकिन यहाँ उन्होंने गड़बड़ कर दी थी। यूएस मार्केट वाला आइडिया यहाँ इंडिया में कॉपी पेस्ट कर दिया था, जो कम्प्लीटली फेल हो गया। हाँ, कोई लोकल कंपनी हो तो वो चल सकती है, जैसे कंट्री डिलाइट वालों का बिजनेस बढ़ गया था, नमस्ते इंडिया भी चल गई थी। लेकिन फॉरेन कंपनी वालों को इंडिया का कल्चर समझे बिना इंडिया में पैर जमाना तो इम्पॉसिबल ही है। तो ये था आज का सारा मैटर जो इंडिया के सफ़ेद दूध की ट्रस्ट वाली कहानी बताता है। जेन्युइनली आपको बताऊं तो मुझे तो इंडिया का डेयरी इंडस्ट्री जिस तरीके से चल रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। लेकिन आपको इंडिया की डेयरी इंडस्ट्रीज के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।